हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान बोर्ड कक्षा 8 विज्ञान का 12वां अध्याय घर्षण। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने ट्रैफिक सिग्नल पर कार अथवा ट्रक चालक को अपने वाहन को मंद करते देखा होगा। जब भी आवश्यक होता है, जब भी ब्रेक लगाकर अपनी साइकिल को मंद करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रेक लगाने पर वाहन मंद क्यों हो जाते हैं? केवल वाहन ही नहीं, कोई भी वस्तु जो किसी अन्य वस्तु के पृष्ठ पर गति कर रही हो उस स्थिति में भी मंद हो जाती है जब उस पर कोई भारी बल न लगाया हो। अंततः वह रुक जाती है। क्या आपने फर्श पर लुढ़कती गेंद को कुछ समय पश्चात रुकते देखा है? केले के छिलके पर कदम पड़ते ही हम क्यों फिसल जाते हैं? किसी चिकने तथा गीले फर्श पर चलना कठिन क्यों होता है? इस अध्याय में आप इसी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर जान पाएंगे। तो घर्षण बल क्या होता है ये? इसके लिए क्रियाकलाप करते हैं। मेज पर रखी किसी पुस्तक, जैसे चित्र में दिखाया गया है, को धीरे से धकेलिए। आप यह देखेंगे कुछ दूरी पर चलकर वह रुक जाती है। इसी क्रियाकलाप को विपरीत दिशा में बल लगाकर दोहराइए। चित्र 12.2 उल्टी विपरीत दिशा में। तो क्या इस बार भी पुस्तक रुक जाती है? क्या आप इसका स्पष्टीकरण सोच सकते हैं? क्या हम यह कह सकते हैं कि पुस्तक की गति का विरोध करने के लिए उस पर कोई बल लगना चाहिए? इस बल को घर्षण बल कहते हैं। आपने देखा कि यदि आप बाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण दाईं दिशा में कार्य करता है। यदि आप दाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण बाईं दिशा में कार्य करता है। दोनों स्थितियों में घर्षण पुस्तक की गति का विरोध करता है। घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल का विरोध करता है। उपरोक्त क्रियाकलाप में घर्षण बल पुस्तक तथा मेज के पृष्ठों के बीच कार्य करता है। क्या सभी पृष्ठों पर समान घर्षण बल लगता है? क्या यह पृष्ठों के चिकनेपन पर निर्भर करता है? आइए पता लगाएं। घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक। किसी एक क्रियाकलाप है 12.2। किसी ईंट के चारों ओर एक डोरी बांधिए। ईंट को कमानीदार तुला द्वारा खींचिए। ये जो चित्र दिखाई दे रहा है 12.3, ये कमानीदार तुला है। आपको कुछ बल लगाना पड़ता है। जैसे ही ईंट गति करना प्रारंभ करे, कमानीदार तुला का पाठ्यांक लीजिए। इससे आपको इस घर्षण बल की माप प्राप्त होगी जो ईंट तथा फर्श के पृष्ठों के बीच लगता है। अब ईंट पर पॉलीथीन का टुकड़ा लपेटिए और क्रियाकलाप को दोहराइए। क्या आप उपरोक्त दोनों स्थितियों में कमानीदार तुला के पाठ्यांकों में कोई अंतर पाते हैं? इस अंतर का क्या कारण हो सकता है? ईंट पर जूट का एक टुकड़ा लेकर लपेटकर इस क्रियाकलाप को दोहराइए। आपने क्या पाया? कमानीदार तुला। देखो, कमानीदार तुला वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। इसमें एक कुंडलित कमानी होती है जिसमें बल लगाने पर प्रसार हो जाता है। कमानी के इस प्रसार की माप उसके असांकित पैमाने पर चलने वाले संकेतक द्वारा की जाती है। पैमाने के पाठ्यांक द्वारा बल का परिमाण प्राप्त होता है। ये कमानीदार तुला है। किसी चिकने फर्श अथवा किसी मेज पर कोई आनत समतल बनाइए। इसके लिए आप ईंटों के सहारे रखा कोई लकड़ी का तख्ता उपयोग कर सकते हैं। चित्र 12.4 में जैसे ए में है। आनत समतल के किसी बिंदु ए पर कोई पेन से कोई चिन्ह अंकित कीजिए। अब कोई पेंसिल सेल इस बिंदु से नीचे लुढ़कने दीजिए। रुकने से पूर्व यह मेज पर कितनी दूरी तय करता है, इस दूरी को नोट कीजिए। अब मेज पर कोई कपड़ा बिछा दीजिए। यह सुनिश्चित कीजिए कि कपड़े में सिलवट न हो। उपरोक्त क्रियाकलाप को दोहराइए। मेज पर रेत की पतली परत बिछाकर इस क्रियाकलाप को दोहराइए। समस्त क्रियाकलाप में आनत समतल का ढलान समान रखिए। किस स्थिति में पेंसिल द्वारा तय की गई दूरी सबसे कम है? सेल द्वारा हर बार तय की गई दूरियां भिन्न भिन्न क्यों होती हैं? इसका कारण जानने का प्रयास कीजिए। अपने परिणाम पर चर्चा कीजिए। क्या सेल द्वारा चली गई दूरी जिस पृष्ठ पर वह चलता है उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है? क्या पेंसिल सेल के पृष्ठ का चिकनापन भी चली गई दूरी को प्रभावित करता है? मैं इस क्रियाकलाप को सेल पर रेगमाल का टुकड़ा लपेट कर करूँगा।
घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है। ऐसे पृष्ठ जो देखने में बहुत चिकने लगते हैं उनमें भी बहुत सारी सूक्ष्म अनियमितताएं होती हैं। जब हम एक पृष्ठ पर दूसरे पृष्ठ को गति करवाने का प्रयास करते हैं तो हमें इस अंतःबंधन या इंटरलॉकिंग पर पार पाने के लिए कुछ बल लगाना पड़ता है। खुरदरे पृष्ठों पर ये अनियमितताएं अधिक संख्या में होती हैं। अतः यदि पृष्ठ रूक्ष हो मतलब खुरदरे हो तो घर्षण बल अधिक होता है। हमने यह सीखा कि दो पृष्ठों के बीच अनियमितताओं के अंतःबंधन के कारण घर्षण होता है। स्पष्ट है कि यदि पृष्ठों को बलपूर्वक दबाएं तो घर्षण में वृद्धि हो जाएगी। इसका अनुभव आप किसी चटाई को उस समय खींचकर कर सकते हैं जब उस पर कोई व्यक्ति नहीं बैठा हो तथा जब कोई व्यक्ति उस पर बैठा हो, दो अलग अलग स्थिति हो जाती हैं। आप अपने इस अनुभव को याद कीजिए कि जब पिछली बार आपने किसी भारी बक्से को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरकाया था। यदि आपको इस प्रकार का कोई अनुभव नहीं है तो अब इस प्रकार का अनुभव कीजिए। कौन सा कार्य आसान है? विराम अवस्था में किसी कॉलम या किसी बॉक्स को गतिशील करवाना अथवा किसी गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना। किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण की माप होती है। इसके विपरीत किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसके सर्पिल घर्षण की माप होती है। जब बॉक्स सरकना आरंभ कर देता है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि वे फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस सके। अतः सर्पिल घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। इसलिए किसी बॉक्स में गति आरंभ करने की अपेक्षा पहले से ही गतिमान बॉक्स की गति बनाए रखना सरल होता है। घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य। अब अपने कुछ अनुभवों को याद कीजिए। किसी कांच के गिलास अथवा किसी कुल्हड़ में से किसे पकड़े रखना आसान है। मान लीजिए किसी गिलास का भारी पृष्ठ चिकना है तथा उस पर पकाने के तेल की परत चढ़ी है, तो क्या उसे हाथ में पकड़ना आसान होगा अथवा अधिक कठिन हो जाएगा? ज़रा सोचिए कि यदि घर्षण न होता तो क्या आपके लिए गिलास को पकड़े रखना संभव हो पाएगा? यह भी याद कीजिए कि मार्बल के गीले फर्श अथवा कीचड़ वाली पगडंडी पर चलना कितना कठिन होता है। क्या आप घर्षण न होने की स्थिति में चलने की कल्पना कर सकते हैं? यदि घर्षण न हो तो आप पेन अथवा पेंसिल से नहीं लिख सकते। जब आपके शिक्षक चौक से श्यामपट्ट पर लिखते हैं तो श्यामपट्ट का रुक्ष पृष्ठ रगड़कर चाक के कुछ कोणों को उतार देता है जो श्यामपट्ट से चिपक जाते हैं और इस प्रकार श्यामपट्ट पर आपको लिखावट दिखाई देती है। यदि सड़क तथा वाहन के टायरों के बीच घर्षण न हो तो उन वाहनों को न तो गति प्रारंभ की जा सकती है और न ही उन्हें रोका जा सकता है और न ही दिशा परिवर्तित की जा सकती है। यदि कोई वस्तु गति आरंभ कर दे तो वह कभी नहीं रुकेगी और यदि वहाँ घर्षण न हो तो आप दीवार में कील नहीं ठोक पाते अथवा धागे में गांठ नहीं बांध पाते। घर्षण के बिना कोई भवन निर्माण नहीं हो सकता। इसके विपरीत हानिकारक घर्षण हानिकारक भी है। घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती हैं, चाहे वह पेच हो, बॉल बियरिंग अथवा जूतों की सोल ही क्यों न हो। आपने रेलवे स्टेशन और पैदल ऊपर पुलों की घिसपिटियाँ सीढ़ियाँ देखी होंगी। घर्षण से ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। कुछ मिनट तक अपनी हथेलियों को तेजी से एक दूसरे के साथ रगड़िए। आप क्या अनुभव करते हैं? जब आप माचिस की तीली को किसी रूक्ष पृष्ठ पर से रगड़ते हैं तो वह आग पकड़ लेती है। आपने यह देखा होगा कि विद्युत मिक्सर को कुछ मिनट तक चलाने पर उसका जार गर्म हो जाता है। आप ऐसे बहुत से उदाहरण देख सकते हैं जिसमें घर्षण द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है। वास्तव में जब हम किसी मशीन का उपयोग करते हैं तो घर्षण से ऊष्मा के कारण अत्यधिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। निम्नलिखित अनुभाग में हम घर्षण को कम करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। तो घर्षण बढ़ाना अथवा घटाना। पिछले अनुभाग में आपने देखा कि कुछ परिस्थितियों में घर्षण वांछनीय होता है, मतलब अच्छा होता है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपके जूतों की तली खांचेदार क्यों है? खांचे जूतों की फर्श से पकड़ बनाते हैं जिसके कारण आप चलते समय सुरक्षित रहते हैं। इसी प्रकार टायरों, ट्रकों तथा बुलडोजरों के टायर भी खांचेदार होते हैं जिससे सड़क से उनकी
पकड़ अच्छी बनती है। स्वचालित वाहनों तथा साइकिलों की ब्रेक प्रणालियों में ब्रेक पैडों की का उपयोग करके हम जानबूझकर घर्षण में वृद्धि करते हैं। जब आप कोई साइकिल चलाते हैं तो उसके ब्रेक पैड पहिए को स्पर्श नहीं करते, परंतु जब आप ब्रेक लीवर को दबाते हैं तो ये पैड घर्षण के कारण रिम की गति को रोक देते हैं और पहिया गति करना बंद कर देता है। आपने यह देखा होगा कि कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं ताकि वे अपने प्रतिद्वंदी को अच्छी तरह से पकड़ सके। व्यायामी जिम्नास्ट अपने हाथों पर कोई रूक्ष पदार्थ लगा लेते हैं ताकि घर्षण में वृद्धि करके अच्छी पकड़ बना सकें। यद्यपि कुछ अन्य स्थितियों में घर्षण अवांछनीय होता है, अतः हम उसे कम करना चाहेंगे। कैरम बोर्ड पर आप महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं? आपने यह नोट किया होगा कि जब हम दरवाज़ों पर, कब्जों या चूल्हों में तेल की कुछ बूंदें डालते हैं तो दरवाज़ा सहज ही घूमने लगता है। साइकिल तथा मोटर के मैकेनिक मिस्त्री इन मशीनों के गतिशील भागों के बीच ग्रीस लगाते हैं। उपरोक्त सभी परिस्थितियों में हम दक्षता में वृद्धि के लिए घर्षण को कम करना चाहते हैं। जब तेल, ग्रीस अथवा ग्रेफाइट को किसी मशीन के गतिशील पुर्जों के बीच लगाते हैं तो वहाँ उनकी एक पतली परत बन जाती है तथा गतिशील पृष्ठ सीधे एक दूसरे को रगड़ नहीं पाते। इस प्रकार अनियमितताओं का अंतर्बंधन का अंतःपाशन काफ़ी सीमा तक दूर हो जाता है, गति सहज बन जाती है। घर्षण कम करने वाले पदार्थों को स्नेहक कहते हैं। कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग न करने की सलाह दी जाती है। वहाँ पर घर्षण कम करने के लिए गतिशील पुर्जों के बीच में वायु की गति का उपयोग किया जाता है। क्या हम पृष्ठों पर, बूझो कह रहा है, क्या हम पृष्ठों पर पॉलिश करके अथवा अत्यधिक मात्रा में स्नेहक पदार्थों का उपयोग करके घर्षण को घटाकर शून्य कर सकते हैं? तो बूझो कह रही है, पहली कह रही है घर्षण कदापि पूर्णतः समाप्त नहीं हो सकता। कोई पृष्ठ पूर्णतः चिकना नहीं होता, उसमें कुछ अनियमितताएं अवश्य होती हैं, पर ये घर्षण कम कर देते हैं। आपने अटैचियों तथा अन्य भारी सामानों, असबाबों पर रोलर जड़े देखे होंगे। ऐसे सामानों का कोई छोटा बच्चा भी आसानी से खींच सकता है। ऐसा क्यों होता है, आइए पता लगाते हैं। देखो, एक क्रियाकलाप है इसके लिए। बेलनाकार आकृति की कुछ पेंसिलें लीजिए, इन्हें मेज पर रखकर एक दूसरे के समांतर रखिए, इनके ऊपर कोई मोटी पुस्तक रखिए। अब पुस्तक को देखिए लिए आप पाएंगे कि पुस्तक की गतिशील होने पर पेंसिल लुढ़कती है। पेंसिल को इस प्रकार गति को लौटने की गति कहते हैं। क्या आप अनुभव करते हैं कि पुस्तक को सरकाने की तुलना में इस प्रकार गतिशील कराने से घर्षण कम हो गया है? क्या आपने भारी मशीनों को उनके नीचे लकड़ी के लट्ठे रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हुए देखा होगा? जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उनकी गति के प्रतिरोध को लोटनिक घर्षण कहते हैं। लोटन घर्षण कम कर देता है। किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकने की तुलना में लोटन करना सदैव आसान होता है। यही कारण है कि रोलर जड़ा सामान खींचना सुविधाजनक होता है। क्या अब आप यह समझ सकते हैं कि पहिए के आविष्कार को मानव जाति की महानतम खोजों में क्यों गिना जाता है? क्योंकि लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। इसलिए अधिकांश मशीनों में घर्षण को बॉल बेयरिंग के उपयोग द्वारा लोटन में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। छत के पंखों तथा साइकिल में धुरी तथा नाभि या हब के बीच बॉल बेयरिंग का उपयोग करके उपयोग इसके सामान्य उदाहरण हैं। देखो, यहाँ पर एक पंखे की बेयरिंग और छत पंखा का हब दिखाई दे रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि तरल इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को इधर को रह गया यहाँ पर। तरल घर्षण क्या होता है? आप जानते हैं कि वायु अत्यंत हल्की तथा विरल होती है। इससे भी होकर गति करने वाली वस्तुओं पर वायु घर्षण बल लगाती है। इस प्रकार जल तथा अन्य द्रव भी इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। विज्ञान में गैस तथा द्रव को एक ही नाम तरल दिया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि तरल इनसे होकर गति करने वाली वस्तु पर घर्षण बल लगाते हैं। तरलों द्वारा घर्षण बल को कर्षण भी कहते हैं। मतलब तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण भी कहते हैं। किसी तरल पर लगने वाला घर्षण बल इसकी तरल की अपेक्षा सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। घर्षण बल वस्तु की आकृति तथा
तरल की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। स्पष्ट है कि जब वस्तुएं किसी तरल में गति करती हैं तो उन्हें उन पर लगे घर्षण बल पार पाना होता है। इस प्रक्रिया में उनकी ऊर्जा का क्षय होता है, अतः घर्षण को कम करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। अतः वस्तुओं को विशिष्ट आकृतियाँ दी जाती हैं। आपके विचार में वैज्ञानिकों को इन विशिष्ट आकृतियों के बारे में कहाँ से संकेत प्राप्त होते हैं? वास्तव में ये संकेत प्रकृति से मिलते हैं। पक्षी तथा मछलियाँ तरल में गति करते हैं। उनके शरीर का विकास इस प्रकार हुआ है कि तरल में गति करते समय घर्षण पर पार पाने में उनकी ऊर्जा का क्षय यथासंभव कम हो। आपने इन आकृतियों के बारे में कक्षा 6 में अध्ययन किया था। वायुयान की आकृति को ध्यानपूर्वक देखिए। क्या आप इसकी आकृति तथा किसी पक्षी की आकृति में कोई समानता पाते हैं? वास्तव में सभी वाहनों के डिजाइन इस प्रकार बनाए जाते हैं कि तरल घर्षण कम हो पाए। तो बच्चों, ये अपना अध्याय था। अब इसे कुछ प्रश्नोत्तर हम देख लेते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सबसे पहले क, घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी दो वस्तुओं के बीच के पृष्ठों के बीच गति का विरोध करता है। ठीक है, तो पहले में गति भरा जाएगा। दूसरा ख, घर्षण पृष्ठों के खुरदरेपन पर निर्भर करता है। ठीक है। ग, घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। घ, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण कम हो जाता है। और अण, पांचवा, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। अब दूसरा प्रश्न है, चार बच्चों को लौटने की स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया। उनकी व्यवस्था नीचे दी गई है। सही व्यवस्था का चयन कीजिए। ठीक है, तो देखो, सबसे कम होता है लौटनी घर्षण, फिर सर्पी घर्षण और फिर स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण सबसे अधिक होता है। रुकी हुई कंडीशन में वस्तु सबसे ज़्यादा घर्षण उत्पन्न करती है, फिर चलने पर थोड़ी कम करती है, और अगर वो लौटनी गति कर रही है तो सबसे कम करती है। तो ख ऑप्शन इसका सही रहेगा। तीसरा प्रश्न, आलिदा अपनी खिलौना कार को संगमरमर के सूखे फर्श, संगमरमर के गीले फर्श तथा फर्श पर बिछे समाचार पत्र तथा तौलिए पर चलाती है। कार पर विभिन्न पृष्ठों पर लगे घर्षण बल का बढ़ता क्रम। देखो, सबसे पहले सूखे तौलिए पर सबसे अधिक होगा। बढ़ते क्रम में तो सबसे पहले होगा संगमरमर गीला फर्श, फिर सूखा फर्श, फिर समाचार पत्र, फिर तौलिया। क्या ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ठीक है। और चौथा प्रश्न, मान लीजिए आप अपने डेस्क को थोड़ा झुकाते हैं, उस पर रखी कोई पुस्तक नीचे की ओर सरकना प्रारंभ कर देती है। इस पर लगे घर्षण बल की दिशा दिखाइए। तो इसकी दिशा होगी, जो गति कर रही है उसके विपरीत दिशा में, मतलब गति कर रही है एक तरह से तिरछे, जो फर्श है एक तरह से जो डेस्क है उसकी झुकाने पर उसकी फर्श तिरछी हो जाएगी, तो उसके ऊपर की ओर की जो दिशा होगी, मतलब जस्ट ऊपर की ओर, तो वो दिशा उसके घर्षण बल की दिशा होगी। पांचवा, मान लीजिए कि दुर्घटनावश साबुन के पानी से भरी बाल्टी संगमरमर के किसी फर्श पर उलट जाए। इस गीले फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठिन? अपने उत्तर कारण बताइए। संगमरमर के फर्श पर साबुन का पानी गिरने पर उस पर घर्षण बल बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि संगमरमर की फर्श पहले से ही चिकनी होती है और उसके ऊपर अगर चिकना पानी गिरा देंगे तो उसके ऊपर घर्षण बल बिल्कुल ही कम हो जाएगा और चलना बहुत ही कठिन हो जाएगा। छठा, खिलाड़ी कीलदार जूते या स्पाइक्स क्यों पहनते हैं? व्याख्या कीजिए। तो खिलाड़ी कीलदार जूते इसलिए पहनते हैं ताकि मैदान पर भागते समय घर्षण बल अधिक हो और उनके पैर फिसले नहीं। सातवां, एक बाल को हल्की पेटी का धकेलनी है तथा सीमा को उसी फर्श पर भारी पेटी का धकेलनी है। कौन अधिक घर्षण बल अनुभव करेगा और क्यों? एक बाल को हल्की पेटी का धकेलनी है और सीमा को उसी फर्श पर भारी पेटी का धकेलनी है। कौन अधिक घर्षण? देखो, जिसमें वजन अधिक होगा, जो ज़्यादा भारी होगा, उसमें घर्षण बल अधिक होता है, इसलिए सीमा को अधिक घर्षण बल अनुभव होगा। आठवां, व्याख्या कीजिए सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है? क्योंकि जो सर्पी घर्षण है और स्थैतिक घर्षण है, स्थैतिक घर्षण रुकी हुई स्थिति में लगता है, तब जो दो सतह होती है उनके बीच में जो खुरदरी सतह होती हैं वो एक दूसरे के अंदर फंसी हुई होती हैं, जिसकी वजह से
घर्षण अधिक लगता है। और सर्पी घर्षण में क्या होता है, जब वस्तु चलने लगती है तो वह पूरी तरह से खुरदरे हिस्सों में पहुंच नहीं पाती, उससे पहले वो आगे सरक जाती है। तो वहाँ पर घर्षण बल के लिए वो जो गड्ढे होते हैं उनमें एक दूसरी सतह के गड्ढे नहीं फंस पाते, जिससे घर्षण बल कम हो जाता है। नवा प्रश्न, वर्णन कीजिए घर्षण किस प्रकार शत्रु या मित्र दोनों है। देखिए, घर्षण बल कुछ स्थितियों में मनुष्य के लिए लाभदायक और कुछ स्थितियों में नुकसानदायक है। जैसे लाभदायक, जैसे हम गति करते हैं और गति करने के लिए, पेन कागज़ पर चलाने के लिए, और बहुत सी स्थितियों में हम घर्षण के बिना कार्य नहीं कर सकते। और शत्रु वहाँ पर है जहाँ पर देखो, जैसे कोई मशीन है, उनके कलपुर्जे हैं, उनके बीच में वो कलपुर्जे घर्षण के कारण घिसने लगते हैं और जल्दी टूट फूट हो जाती है। और जो सड़क है उस पर जो टायर हैं वो जल्दी घिस जाते हैं घर्षण के कारण। और भी कुछ उदाहरण मिल जाएंगे आपको जो घर्षण के कारण हमें नुकसान पहुंचाते रहते हैं, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा को कम करने के लिए ग्रीस, साबुन, तेल या कूलेंट या बहुत सारी चीज़ें उपयोग में करते हैं ऊष्मा को हटाने के लिए। ऊष्मा उत्पन्न होती है, पंखे जल जाते हैं, ये सब घर्षण के कारण होते हैं। तो घर्षण मित्र और शत्रु दोनों ही प्रकार से हमारे लिए है। 10वां प्रश्न, वर्णन कीजिए तरल में गति करने वाली वस्तु की आकृति विशेष प्रकार की क्यों होती है। क्योंकि तरल भी एक प्रकार का घर्षण बल लगाता है। उस घर्षण बल को कम करने के लिए तरल में रहने वाले जीव जंतुओं तथा मशीनों की आकृति एक विशेष प्रकार से बनाई जाती है, जैसे मछलियों की, कबूतरों की, पक्षियों की, वायुयान की आकृति। और पानी के ऊपर चलने वाली नाव की आकृति भी एक विशेष प्रकार की आकृति होती है, ताकि घर्षण को कम कर सकें। तो बच्चों, ये हमारा अध्याय था। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।